बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास का अपना क्लिनिक था। वो जब भी किसी बांझ औरत का इलाज करती, हर रोज उसके क्लिनिक से दो बड़े बड़े बिच्छू निकलते। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि उसके इलाज से औरतें हामला हो रही थीं। सास किसी को भी क्लिनिक में ना जाने देती थी। वहां की सफाई भी वो खुद करती थी। मेरी शादी को अभी साल ही हुआ था। मेरा भी दिल था कि मैं भी हामला हो जाऊं। एक रोज मैं अबाया पहनकर सास के पास क्लिनिक में चली गई। उसके बाद जो हुआ, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मर्द। मैं अपनी चार बहनों में सबसे छोटी थी। मेरा कोई भाई नहीं था। बस हम चारों ही अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। हम एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते थे, मगर मेरे अब्बू ने हम सब बहनों को अच्छा पढ़ाया और लिखाया था। हम सब बहनें अच्छी शक्लो सूरत की थीं, बल्कि खूबसूरत कह सकते हैं। इसी वजह से मेरी बहन के इंटर में जाते ही उसके रिश्ते आने लगे, और अच्छे रिश्तों को देखते हुए जल्द ही उसकी शादी भी कर दी गई। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। जब तक मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, मेरी बाकी दोनों बहनें भी शादीशुदा हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं ही बची थी। मगर कब तक? एक न एक दिन तो हर लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना ही पड़ता है। मैं अपनी सब बहनों से छोटी और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी बहनें भी हमारी तरह के ही मिडिल क्लास घरानों में ब्याही गई थीं। मगर मेरे नसीब ने जोर मारा था, या ये मेरी हसीन सूरत का कमाल था, कि मेरा रिश्ता एक काफी अमीर फैमिली से आ गया। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, और बहनें भी मेरे नसीब पर रश कर रही थीं। मेरा होने वाला शौहर भी पढ़ा लिखा और खूबसूरत जवान था। मेरी सास जब मेरा रिश्ता लेने आई तो एक बड़ी और महंगी गाड़ी में आई थी। वो खुद भी बहुत ग्रेसफुल और रूपदार शख्सियत की मालिक थी। उन्होंने बहुत तरीके से मेरे माँ बाप के सामने मेरे लिए दामन फैलाया था। मेरे माँ बाप तो पहले ही उनकी शख्सियत और अमारत से मरूब हो चुके थे। फिर भी मेरी माँ ने उनसे पूछ ही लिया कि आपको किसने हमारे घर और बेटी के बारे में बताया, जो आप यहाँ रिश्ता लेकर आई हैं। उस पर मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बस जहां अल्लाह ने जोड़ बनाया होता है वहां इंसान पहुंच ही जाता है। मगर मेरी माँ की परेशानी भांप कर वो समझ गई कि अनजान लोगों में रिश्ता करने पर वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। फिर उन्होंने एक दो मोतबर हवाले देकर मेरी माँ को मुतमईन कर दिया, और इस तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया। कुछ महीनों के बाद मेरी शादी होना तय हो गई, और दोनों जानिब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी तीनों बहनें और उनके बच्चे सब बहुत जोशो खरोश से शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। ये हमारे घर की आखिरी शादी थी। इस वजह से भी सब बहुत पुरजोश थे। मेरी बहनों के बच्चे मुझसे बहुत मानूस थे, और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद थे। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, इसी वजह से अपनी बहनों के बच्चियों के ही लाड उठा के छोटे बहन भाइयों की कमी पूरी कर लेती थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे ससुराल की जानिब से हर चीज ही बहुत अच्छी और महंगी थी। मेरी बरी बहुत ही शानदार थी। मैं रुखसत होकर एक काफी बड़े और खूबसूरत घर में आ गई। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। मैं बहुत खुश थी, और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। मेरी सास डॉक्टर थी, और घर के साथ ही उनका क्लिनिक बना हुआ था। वो शहर की जानी पहचानी गायनाकोलॉजिस्ट थी। उनके हाथ में बहुत शिफा थी। खास तौर पर बांझपन का इलाज वो बहुत ही अच्छा करती थी। इसी वजह से उनके क्लिनिक पर औरतों का हुजूम लगा रहता। यहाँ तक कि दूसरे शहरों से भी लोग इलाज के लिए आते थे। इतने बड़े घर में मैं पूरा दिन अकेली होती थी। शौहर ऑफिस चले जाते, और सास क्लिनिक। तो मेरे पास करने को कुछ भी ना होता था। मैं अब हर महीना इंतजार करने लगी थी कि कोई खुशी की खबर मुझे भी मिल जाए, कोई बच्चा मेरी भी गोद में खेले। मगर इसी इंतजार में पूरा 1 साल गुजर गया, लेकिन मेरी उम्मीद बढ़ नहीं आई। मेरी सास के दो ही बच्चे थे, एक मेरे शौहर और एक उनकी बहन। मेरे नंद की पहले ही शादी हो गई थी, और वो कनाडा जा चुकी थी। वो मेरी शादी पर आई थी, और कुछ दिन बाद वापस चली गई थी। अब घर में तन्हाई मुझे चुभने लगी थी। मुझे इस बात पर भी कुछ हैरत थी कि अभी तक मेरे शौहर या सास ने बच्चे के मुतालिक मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, और न ही इस बारे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। मुझे तो बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी, मगर शर्म की वजह से अपने मुंह से कुछ ना कह सकती थी। ज्यादा दिल घबराता
तो बहनों को अम्मी के घर बुला के खुद भी चली जाती और उनके बच्चों के लाड उठाकर अपनी ममता को तस्कीन दे लेती। मेरी बहनें मुझसे अक्सर हंसी मजाक में कह जाती थी कि मैं कब किसी बच्चे के हमरा आऊंगी, और मैं शर्मा कर चुप हो जाती थी। अम्मी के घर जाती तो अब वो भी मुझे टटोलती नजरों से देखती थी। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लगने लगा था। मैं अब यही सोचने लगी थी कि जब मेरी माँ बहनों को इस बात का इंतजार है तो मेरे शौहर और सास को क्यों नहीं है। उनकी ये खामोशी अब मुझे गैर फितरी सी लगने लगी थी। खासतौर पर मेरी सास का रवैया बड़ा अजीब सा था। उनका क्लिनिक घर के साथ ही बना हुआ था, मगर वो मुझे वहां कदम भी न रखने देती थी। इसके अलावा भी वहां की सफाई सुथराई भी वो खुद ही करती थी, जबकि हमारे घर में 2 काम वाली मासियां भी थीं। इसके बावजूद वो उनसे भी क्लिनिक का काम नहीं करवाती थी। मुझे इस बात पर भी तशवीश होने लगी थी कि आखिर क्लिनिक पर ऐसा क्या है जो वो मुझे भी नहीं आने देती और किसी मासी को भी नहीं, और किसी मासी से भी वहां की सफाई कराने के बजाय खुद ही सब काम करती हैं। मैंने 1-2 बार बड़ी चाहत से सास से कहा कि अम्मी जी, आप अकेली इतना बड़ा क्लिनिक संभालती हैं तो थक जाती होंगी। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ आ जाया करूं। इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। मगर हमेशा मेरी सास ने कोई न कोई बात बनाकर मुझे टाल ही दिया। लेकिन अब मेरे दिल में तजस्सुस ने डेरे डाल लिए थे। मैं हर सूरत में जानना चाहती थी कि वहां ऐसा क्या इलाज होता है जो मुझसे छुपाना जरूरी है। और दूसरी बात यह भी थी कि मैं चाहती थी कि जब मेरी सास इतनी औरतों का इलाज करती है और वो बच्चे की खुशखबरी लेकर वहां से उठते हैं, तो फिर मैं क्यों महरूम हूं। आखिर मेरी सास को अपने बेटे की औलाद देखने की कोई ख्वाहिश क्यों नहीं होती। कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर से भी कहा कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ, आप भी ऑफिस चले जाते हैं और अम्मी जी भी अपने क्लिनिक में मसरूफ रहती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अम्मी जी के साथ क्लिनिक चली जाया करूं। मगर मेरे शौहर ने भी मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। मैंने घबरा कर कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या कोई अनोखी बात कह दी है? वो बस हंसकर चुप हो गए और आगे से कुछ भी न बोले। तो मैंने भी ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मैं अब औलाद के मसले को लेकर काफी परेशान हो चुकी थी। मेरा दिल चाहता था कि अब मेरी गोद में भी बच्चा हो, जबकि यहां तो मेरी सास और शौहर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी सास ने अपने क्लिनिक को न जाने क्यों मेरे लिए शजरे ममनू बनाया हुआ था। पहले तो मैंने कभी इस बारे में इतना नहीं सोचा था, मगर अब गौर किया तो ये कुछ पुरस्रार मामला मालूम होने लगा था। अब मैं अक्सर ये करती थी कि घर के गेट के बाहर खड़ी हो जाती और जो औरतें क्लिनिक में आती जाती उनकी बातें सुनने की कोशिश करती। इससे ही मुझे इल्म हुआ कि ये औरतें मेरी सास के इलाज से बहुत खुश हैं, और उनमें से कितनी ही औरतें तो वो थीं जो बांझ थीं, मगर अब मेरी सास के इलाज से अपनी गोद में बच्चे खिला रही थी। मेरी सास का ये भी बड़ा सख्त उसूल था कि उनकी क्लिनिक में कोई मर्द नहीं जा सकता था। इसी वजह से मेरे शौहर और उनके बेटे ने भी कभी उनका क्लिनिक अंदर से नहीं देखा था। खवातीन के साथ भी किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी, और वो सब किसी दूसरी औरत के साथ या फिर अकेली ही आती थी और कामयाब इलाज से माँ के रुतबे पर फाइज हो जाती थी। अब मेरी ख्वाहिश बहुत ही बढ़ चुकी थी, और साथ ही तजस्सुस भी कि आखिर वो किस किस्म का इलाज है जो सबसे छुपा कर किया जाता है, और ख़ास तौर पर मर्दों से। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे जिनसे मैं परेशान हो चुकी थी। मेरी बेचैनी मेरी सास से छुपी न रह सकी। वो भी देख रही थी कि मैं उनकी क्लिनिक को लेकर मुतजस्सिस हो चुकी हूँ, और जब से उन्हें यह अंदाज़ा हुआ था वो पहले से भी ज़्यादा मोहतात हो गई थी। उन्हीं दिनों मेरे शौहर को अपने ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, तो मेरी सास ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाए। मगर मैं उस वक्त निहायत ज़हनी इंतशार का शिकार थी। इसी वजह से मेरा कहीं जाने का दिल नहीं था। जब शौहर ने भी कहा और सास का भी इसरार हुआ, तब मुझे जाना ही पड़ा। मगर मुझे न जाने क्यों लग रहा था कि मुझे इस तरह भेजने की कोई वजह ज़रूर है। बहरहाल मैं अपने शौहर के साथ चली आई। काम खत्म होने के बाद हम आगे पहाड़ों में निकल खड़े हुए। 10 दिन हमने खूब तफरी की, घूमे फिरे। उन दिनों मैं बहुत खुश रही।
और वक्ती तौर पर वो सब टेंशन भी मेरे जहन से निकल गई थी। 10 दिन बाद हम एक भरपूर तफरी टूर करके वापस घर पहुंचे। गाड़ी रुकते ही मुझे एकदम हैरत का झटका लगा और कुछ देर के लिए तो मेरे शौहर भी साकत रह गए। फिर सर झटक कर सामान उठाया और आगे बढ़ गए। मजबूरन मुझे भी उनके पीछे अंदर जाना पड़ा। शाम का वक्त था। मेरी सास भी घर में ही मौजूद थी। वो मुझे देखकर पुरस्कार तरीके से मुस्कुराई, या फिर मुझे ही ऐसा लगा, मगर कुछ तो जरूर था उनके अंदाज में जो मैं समझ नहीं पाई थी। दूसरे दिन मैं अपनी अम्मी के घर 2-3 दिन रुकने के लिए चली आई। मेरा सुनकर मेरी सारी बहनें भी चली आईं। मैं उन सब के लिए और उनके बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ तोहफे लेकर आई थी। जब से शादी हुई थी मैं बहुत कम ही मैके आती थी। अब जब मैं रहने आई तो सब बहुत खुश थे। बहनों के बच्चे मुझसे फरमाइश करके अपनी पसंद के खाने बनवाते रहे। मैं रात में जब लेटने लगी तो दिल चाहा कि अपनी बहनों से सास के रवैये और क्लिनिक के सस्पेंस का जिक्र करूं, मगर फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे ससुराल के बारे में कुछ गलत अंदाजे लगाएं। यही सोचकर मैंने दिल की बात दिल में ही रहने दी और इसी तरह हंसते खेलते 3 दिन गुजर गए और मैं वापस ससुराल आ गई। अब मैंने सोच लिया था कि ये घी सीधी उंगलियों से तो नहीं निकल रहा, तो अब मैं भी उंगलियां टेढ़ी करके ही रहूंगी। हमारे घूमने जाने के बाद सास ने अपनी क्लिनिक का एंट्री गेट पिछली तरफ करवा लिया था, मगर मैंने भी उसका हल निकाल ही लिया। यह हल मेरे जहन में काफी दिनों की कश्मकश के बाद आया था। एक दिन जब मेरी सास अपने क्लिनिक और मेरे शौहर ऑफिस जा चुके थे, मैंने अबाया पहना और चेहरे को निकाब में छुपाकर घर से निकली और घूम कर दूसरी जानिब से क्लिनिक में दाखिल हो गई। मैं क्योंकि बुर्का या नकाब नहीं करती थी तो मेरी सास मुझे इस हुलिये में पहचान नहीं सकती थी। यह अबाया मैं अपनी एक बहन से मांग कर लाई थी और छुपा कर रखा हुआ था। इस सब के पीछे एक तो मेरा तजस्सुस था, तो दूसरा ये लालच भी था कि मैं भी सास से इलाज करवा के बच्चे की मां बच जाऊं, क्योंकि वैसे तो उन्हें यह ख्याल आ ही नहीं रहा था कि मेरी गोद अब तक खाली है, जबकि उनके इलाज से कितनी ही औरतें फायदा उठा रही थी। फिर मैं ही क्यों महरूम थी। वहां काउंटर पर एक नर्स मौजूद थी। मैंने उससे नंबर लिया और अपना ब्लड प्रेशर और वजन वगैरह चेक करवाया। अपना मैंने फर्जी नाम लिखवा दिया था। अब मैं बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जिस औरत का नंबर आता वो उठकर बंद कमरे में चली जाती। मुझसे पहले एक औरत उठकर अंदर गई थी और अब मेरी बारी थी। अचानक मैंने देखा कि उस बंद कमरे के दरवाजे से 2 बड़े साइज के बिच्छू निकले और रेंगते हुए एक तरफ चले गए। मेरी तो ये देखकर चीखें निकल गईं, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, मगर वहां बैठी औरतें इस मंजर को देखकर भी इसी तरह बैठी रहीं, जैसे ये उनके लिए मामूल की बात हो। मेरे तो हाथ पांव लरस रहे थे और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बंद कमरे में जाऊं। मैं जल्दी से उठी और इससे पहले कि मेरा नंबर आता मैंने रिसेप्शन पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाया और एक जरूरी काम का कहकर वहां से निकल आई। मैंने अच्छी तरह देखकर कि कोई देखने वाला तो नहीं रहा, अपने घर का रुख किया और घर में दाखिल हो गई। मेरी घबराहट से बुरी हालत थी। मैंने कमरे में जाकर जल्दी से अपना अबाया और नकाब अलमारी में छुपा दिया और लंबे लंबे सांस लेती बिस्तर पर तरास हो गई। उफ मेरे खुदा, मेरी नजरों के सामने वो बड़े बड़े बिच्छू रेंगते हुए आने लगे और खौफ और कराहियत से मेरा बुरा हाल हो चुका था। ये सब क्या था, मेरी समझ से बाहर था। अब तो मुझे अपनी सास से खौफ महसूस होने लगा। मुझे लगने लगा कि न जाने मैं इन लोगों के साथ रह रही हूं तो इनके बारे में क्या जानती हूं, बस वही जो मुझे बताया गया था। मगर मुझे लग रहा था कि ये सब झूठ है और मैं न जाने किस चक्कर में फंस गई हूं। रात के खाने के वक्त जब मेरी सास और शौहर दोनों खाने की मेज पर मौजूद थे, मुझे सास को देखकर खौफ महसूस होने लगा। अब मैंने दोबारा से उनका जायजा लिया, जो मैं खाना खाते हुए कुनखियों से ले रही थी। उनके हाथों में मुख्तलिफ पत्थरों की बड़ी बड़ी अंगूठियां थी, जो तकरीबन तमाम ही उंगलियों में पहनी हुई थी। साथ ही एक तस्बीह भी मुस्तकिल उनके हाथ में रहती, जिसे वो बैठे बैठे घुमाती रहती थी। उनका बगौर मुआयना करने के बाद मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि उनका हुलिया तो किसी हबशी औरत जैसा है।
यह किसी पीरनी की तर्ज पर बनाया गया हुलिया है, जबकि वो एक डॉक्टर थी। मुझे लगा कि आज से पहले मेरी आंखें ही बंद थी और आज ही खुली हैं, जिससे मुझे अपनी सास का असली चेहरा नजर आ रहा है। वो कौन थी, क्या थी? क्या यही उन सब की हकीकत थी जो मुझे और मेरे घर वालों को बताया गया था? ये और इस जैसे कितने ही सवालात थे जो मेरे अंदर उधम मचाए हुए थे। मुझसे आज कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। मैं जल्द ही भूख ना होने का बहाना बनाकर वहां से उठ आई। अपने कमरे में आकर भी मुझे हर तरफ वही 2 बिच्छू नजर आते रहे। जब मेरे शौहर कमरे में आए तो मैं सोती बन गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जबान से कुछ भी ऐसा निकल जाए जिससे ये लोग होशियार हो जाएं। दूसरे दिन मैंने खुद को तैयार किया कि मुझे हिम्मत करके इस सच पर से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। आखिर ये सब क्या था? इस रात से पर्दा उठाने के लिए मुझे खुद को आगे बढ़ाना ही था, वरना ये खलिश मुझे चैन न लेने देती। मैं आज फिर हिम्मत करके अबाया पहनकर निकाब कर ही रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। मैंने फौरन अबाया और निकाब हटाया। अभी मैं उसे अलमारी में छुपा ही रही थी कि मेरे शौहर अचानक कमरे में आ गए। उन्हें देखकर तो मेरा रंग ही फक हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरी इस हरकत का उन्हें इल्म हो चुका है। मैंने जल्दी से अलमारी बंद की और वहीं टेक लगाकर खड़ी हो गई, मगर मेरे शौहर ने मुझ पर कोई तवज्जो न दी और अपनी फाइल जो वो ऑफिस जाते हुए भूल गए थे वो उठाकर बाहर निकल गए। मेरी तो जान में जान आई कि आज तो बाल बाल बची थी। उस दिन का जाना तो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं वाकई एक धचके से गुजरी थी। दूसरे दिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और अबाया पहनकर नकाब लगाया। घर से निकलकर खामोशी से क्लिनिक में दाखिल हो गई। पहले की तरह ही ब्लड प्रेशर और वजन करवाकर मैं अपना नंबर लेकर बैठ गई। आज भी वहां काफी औरतें मौजूद थीं। मैंने आज चुपचाप बैठने के बजाय उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। अब मुझे अंदाजा हुआ कि बिच्छू निकलने के जिस वाकये से मैं दहशतजदा हो गई थी वो तो यहां रोज का मामूल है। जब किसी बांझ औरत का कामयाब इलाज होता है तो कमरे से 2 बिच्छू निकलकर बाहर चले जाते हैं। ये इस बात की निशानी होती है कि उस बांझ औरत का बांझपन खत्म हो चुका है। मैं जूं जूं ये सब सुनती जा रही थी, मेरी हैरत में इजाफा होता जा रहा था। हाँ, ये जरूर हुआ था कि अब मैं दहशतजदा नहीं रही थी, बस हैरत और तजस्सुस बरकरार था कि असल बात क्या है ये मुझे अभी भी इल्म न हो सका था। आखिर मेरा नंबर भी आ गया और मैं उठकर लरसते कदमों से उस बंद कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर सबसे पहले जिस पर पड़ी उसे देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए। वो एक आदमी था जो बस कमरे में मौजूद था। मैं इस बात पर ताज्जुब ना करती तो क्या करती, जिस क्लिनिक में मर्दों का दाखिला ही मना था, यहां तक कि मेरे शौहर ने भी यहां कदम न रखा था। उस क्लिनिक में इलाज के कमरे में एक मर्द का यूं मौजूद होना मेरे लिए एक और धचका ही था। उस कमरे में एक और कमरे का दरवाजा था जिसमें मेरी सास मौजूद थी। मैं जाकर उनके सामने बैठ गई और अपना चेकअप करने का कहा। उन्होंने मुझसे मसला पूछा तो मैंने बता दिया कि मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका है, मगर अभी तक औलाद नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो मैंने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं करवाया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना नकाब और अबाया वगैरह उतार दूं ताकि वो मेरा चेकअप कर लें, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि आप ऐसे ही चेकअप कर लें। इस पर वो कहने लगी कि मैं कुछ विटामिन्स की टैबलेट लिख कर दे रही हूं, ये खा लो कुछ दिन, फिर तुम्हारा चेकअप करके इलाज करूंगी। मेरा तो वैसे ही घबराहट में बुरा हाल था। मैं जल्दी से उठी और दवाई का पर्चा लेकर वहां से बाहर निकल आई। वहां से निकलकर मैं घर वापस आई और पहले की तरह अबाया और नकाब अलमारी में छुपा दिया। अब फिर मेरे दिलो दिमाग कशमकश का शिकार हो चुके थे। आखिर ये सब हो क्या रहा था? पहले बिच्छू और अब वो मर्द। मैं जितना सोच रही थी उतना ही वहम मेरे दिलो दिमाग को घेर रहे थे। रात में खाने की मेज पर भी मेरा बुरा हाल था। खाना खाते वक्त भी मेरे हाथ लरस रहे थे। मैं अपनी सास की तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज कर रही थी। खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और अपने कमरे में आने का कहकर चली गई।
मेरे शौहर तो पहले ही कमरे में जा चुके थे। अब मेरा खौफ से बुरा हाल था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैं मरे हुए कदमों से सास के कमरे में दाखिल हो गई। उन्होंने मेरी जानिब देखा और बैठने के लिए कहा। मैं एक जानिब टिक गई। अब मेरी सास ने मुझे जो बताया वो ये था कि वो औरतों के बांझपन का इलाज करती हैं, इसलिए वो बिच्छू का जहर इस्तेमाल करती थी। उन्होंने वो आदमी जो मैंने देखा था वो बिच्छू पालने के लिए रखा हुआ था। जिन बिच्छू का जहर इस्तेमाल हो जाता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये एक देसी टोटका था जो किसी बुजुर्ग का बख्शा हुआ था। जब मेरी सास के भी बहुत इलाज के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे तो किसी के कहने पर वो एक बुजुर्ग के पास गई थी। उन्होंने इसी तरह उनका इलाज किया था। फिर वो जब बच्चा लेकर उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने गई तो उन्होंने ये जानकर कि वो डॉक्टर हैं, ये नुस्खा उन्हें बख्श दिया था। जब से वो दवा के साथ बांझ औरतों के लिए खास तौर पर ये तरीका इलाज इस्तेमाल कर रही हैं, जो अल्लाह के हुक्म से कामयाब है। दूसरी बात यह कि उन्होंने मुझे आज पहचान लिया था। ये सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। फिर वो मुस्कुराई और कहने लगी, अभी तो तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है जो तुम बच्चों के लिए परेशान हो गई हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी गोद भी भर जाएगी और तुम्हें किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सुनकर मैं अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हुई। आज इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं। मेरी गोद में 2 बच्चे हैं जो मुझे इतना तंग करते हैं कि अब मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहता। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें